आज मैं एक्सप्लेन करूंगी विल्की कॉलिंस द्वारा लिखी कहानी द वुमेन इन वाइट को। यह कहानी 1859 में प्रकाशित हुई थी और ये अपनी तरह की पहली डिटेक्टिव स्टोरी थी। विल्की कॉलिंस द्वारा लिखी यह कहानी केवल एक पात्र द्वारा पूर्ण रूप से नहीं बताई जाती, बल्कि इसको कई पात्र आंशिक रूप से अपनी अपनी तरह से बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वॉल्टर हार्टराइट से, जो कि एक तरह से इस कहानी के नायक भी हैं। ये बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह इस कहानी में छुपे हुए कई पहलुओं को उजागर करते हैं। वॉल्टर के पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो भी एक ड्राइंग टीचर थे, वॉल्टर की तरह। जब वॉल्टर के पिता जिंदा थे तो उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने इंश्योरेंस कराने में खर्च किया था, जिससे उनकी मृत्यु के बाद वॉल्टर की माँ और बहन को पैसों की कोई कमी नहीं होती। वॉल्टर का एक दोस्त भी है, प्रोफेसर पेस्का, जिसे वॉल्टर ने एक बार पानी में डूबने से बचाया था, इसलिए वह वॉल्टर का ऋणी है। पेस्का वॉल्टर के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेके आता है, जिसमें वॉल्टर को एक अमीर घराने की 2 बेटियों को ड्राइंग सिखानी थी। साथ ही उसे महीने के अच्छे पैसे भी मिलेंगे, रहने का कमरा और खाना भी। वॉल्टर इस नौकरी के लिए तैयार हो जाता है और अपनी माँ के घर से लंदन के लिए एक छोटे रास्ते से निकल पड़ता है। माँ से बातों बातों में बहुत देर हो गई थी, इसलिए वॉल्टर को निकलने में लगभग आधी रात हो जाती है। रात के 12 बजे के बाद ही वह अपने सफ़र पे निकलता है। अभी वह कुछ ही दूर गया था जब उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह आश्चर्य से भर जाता है जब वह देखता है कि इतनी रात में एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने पूर्ण रूप से सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वह लड़की बार बार वॉल्टर से विनती करती है कि वह उसे वादा करे कि वह बिना कोई भी प्रश्न किए उसकी मदद करेगा। जब वॉल्टर बताता है कि वह कम्बरलैंड में लिम्ब्रिज हाउस जा रहा है, तो वह लड़की उसे बताती है कि वह भी एक ज़माने में वहाँ जाया करती थी और तब वह बहुत खुश रहती थी। अंततः वह लड़की घोड़े गाड़ी में बैठ के लंदन की ओर चली जाती है और आगे जाके वॉल्टर को पुलिस मिलती है, जो उससे पूछती है कि क्या उसने किसी सफ़ेद लिबास वाली लड़की को देखा था। वह बताते हैं कि वह लड़की मेंटल असाइलम यानी पागल खाने से भागी हुई है। वॉल्टर पुलिस को कुछ नहीं बताता, पर वह मन ही मन आश्चर्य से भर जाता है। उसने लड़की के साथ जितना भी समय बिताया था, उससे इस चीज़ का उसे बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था कि उस लड़की को कोई भी दिमागी परेशानी हो सकती है। उसे तो वह बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह ही लग रही थी। वॉल्टर जब लिम्ब्रिज हाउस पहुंचता है, तब वहां काफ़ी रात हो चुकी थी। घर के सारे लोग सो चुके थे। नौकर उसे खाना सर्व करता है। अगले दिन लिम्ब्रिज हाउस में वह वहाँ की दोनों बेटियों से मिलता है, जो कि थी लॉरा फेयरलाइन और उसकी एक हाफ सिस्टर मैरियन। वॉल्टर यह देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भर जाता है कि लॉरा का चेहरा बिल्कुल उसी लड़की की तरह था जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए उसे लंदन वाली सड़क पे मिली थी। तब ये बहनें उसे बताती हैं कि उसका नाम एन कैथरिक है। वो जब छोटी थी तो यहाँ आया करती थी और लॉरा की माँ ने ही एन को सबसे पहली बार सफ़ेद कपड़े पहनाए थे, जो कि एन को बहुत पसंद आए थे। आने वाले कुछ महीनों में वॉल्टर और लॉरा एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, जबकि पहले ही लॉरा की सगाई सर परविकल ग्लाइड, जिन्हें हम बैरोनेट के नाम से भी जानेंगे, उनसे हो चुकी थी। जब मैरियन को यह बात मालूम पड़ती है तो वह वॉल्टर से कहती है कि वह चुपचाप लिम्ब्रिज हाउस छोड़ के चला जाए। जब अंधेरे में उस रात वॉल्टर को वह सफ़ेद कपड़े वाली लड़की मिली थी, तब उसने भी मिस्टर बैरोनेट का नाम बार बार लिया था और वह उनके नाम से ही बहुत डरी हुई थी। कुछ दिनों के बाद लॉरा को एक बेनाम चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसे धमकी दी गई थी कि वह मिस्टर ग्लाइड से शादी ना करे। वॉल्टर इस बात का पता लगाता है और उसे मालूम पड़ता है कि यह चिट्ठी उसी सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की यानी एन ने लिखी थी। उसे ये भी मालूम पड़ता है कि यही मिस्टर ग्लाइड हैं जिन्होंने एन को कई वर्ष पहले मेंटल असाइलम में भर्ती कराया था। ग्लाइड और लॉरा की शादी के बीच एक अनुबंध है। अगर लॉरा को
कोई भी संतान नहीं होती है तो उसका जितना भी पैसा है जो उसने अपने पिता से इनहेरिट किया है वो सब उसके पति को चला जाएगा। ये उस समय का एक ऐसा कानून था जिसको उजागर करने के लिए विल्की कॉलिंस ने इस चीज़ को अपनी कहानी में शामिल किया गया है। पहले लड़कियों की रज़ा नहीं देखी जाती थी, सिर्फ उनकी मृत्यु होने पर या उन्हें बच्चा ना होने की स्थिति पे उनका सारा पैसा उनके पति को ही मिल जाता था। हालांकि लॉरा इस बात को कबूल कर लेती है कि वह वॉल्टर से प्रेम करती है, तब भी मिस्टर ग्लाइड उससे शादी कर लेते हैं और विवाह करने के बाद दिसंबर में उसे इटली ले जाते हैं। 6 महीने ये इटली में रहते हैं और उधर मिस्टर वॉल्टर भी एक एक्सपीडिशन पे हॉन्ड्यूरस नाम की जगह पे चले जाते हैं। 6 महीने के बाद जब ये ग्लाइड और लॉरा लौटते हैं अपने घर में तो ये ब्लैक वाटर पार्क हैम्पशायर में लौटते हैं। उनके साथ ग्लाइड का एक दोस्त भी था जिसका नाम काउंट फॉस्को था। लॉरा की बहन मैरियन को भी वहीं ब्लैक वाटर में बुला लिया जाता है। जब ये बहन साथ रह रही होती है लॉरा के, तब उसको मालूम पड़ता है कि जो उसके ब्रदर इन लॉ हैं मिस्टर ग्लाइड, उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत है और वह अक्सर लॉरा को मारते पीटते हैं और उसे प्रेशराइज़ करते हैं कि 20,000 पाउंड जो उसके पास रखे हुए हैं उसके बैंक में, जो उसके मरने के बाद ही ग्लाइड को मिल सकते हैं, वह उसे साइन करके दे दे, क्योंकि ग्लाइड को पैसे की बहुत दिक्कत है। लेकिन लॉरा इस बात के लिए तैयार नहीं होती। उधर एन, जो कि वो वाइट कपड़ों वाली लड़की है, वो बहुत बीमार हो चुकी है। वह बड़ी मुश्किल से ट्रैवल करके ब्लैक वाटर तक आती है और लॉरा को कांटेक्ट करती है। वह लॉरा से बताती है कि वह उसके पति यानी मिस्टर ग्लाइड के बारे में एक ऐसा राज जानती है जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इधर लॉरा पैसे देने से इनकार कर रही थी और उधर मिस्टर ग्लाइड को यह बात मालूम पड़ जाती है कि एन उनके बारे में कोई राज जानती है। इस चीज़ से वह बहुत परेशान हो जाता है। वह अपने दोस्त फॉस्को की मदद मांगता है। फॉस्को एक षड्यंत्र रचता है जिसमें वो लॉरा और एन के हम शक्ल होने की बात का फ़ायदा उठाता है। फॉस्को और मिस्टर ग्लाइड एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत लॉरा को और एन को एक साथ लंदन ले जाया जाएगा और बीच रास्ते में ही वह एन की हत्या कर देंगे और लॉरा को मेंटल असाइलम में डाल देंगे। इस तरह से उनकी दोनों परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक तरफ एन के साथ वो राज भी दफन हो जाएगा और जब लॉरा को ये लोग मृत दिखा देंगे तो वो 20,000 पाउंड्स अपने आप ही मिस्टर ग्लाइड के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब मिस्टर ग्लाइड और फॉस्को ये सारा षड्यंत्र रच रहे थे, तब वहीं पीछे गार्डन में झाड़ियों में छुपके लॉरा की बहन मैरियन ये सब बातें सुन रही थी। उसे सारा राज मालूम तो हो जाता है, लेकिन वह अपनी बहन को यह बात नहीं बता पाती क्योंकि वहाँ पानी बहुत तेज़ बरस रहा था और उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता है। मैरियन की तबीयत खराब थी, तब भी ग्लाइड लॉरा को किसी तरह अपनी बातों में फंसा के लंदन ले जाने के लिए तैयार कर लेता है और वहीं लंदन ले जाने के रास्ते में एन को मार के दफना दिया जाता है और लॉरा को कोई ड्रग दे दिया जाता है जिससे वह बेहोश हो जाती है और उसे मेंटल असाइलम पहुंचा दिया जाता है। जब लॉरा मेंटल असाइलम में होश में आती है तो वह बार बार चीखती चिल्लाती है कि वह एन नहीं है, वह तो लॉरा है। मैरियन बड़ी मुश्किलों से उस मेंटल असाइलम तक पहुंचती है। उसे शक था कि कहीं उसकी बहन को तो वहां भर्ती नहीं करा दिया गया। जब उसे यह बात मालूम पड़ती है तब वह वहां की नर्स को अच्छी खासी मोटी रकम देती है घूस में और अपनी बहन को वहां से आज़ाद करके ले भागती है। इतने महीनों के बाद वॉल्टर भी लौट आया है वापस और ये तीनों वॉल्टर, मैरियन और लॉरा छिप के लंदन में रहने लगते हैं और वो ये बात सोचने लगते हैं कि किस तरह लॉरा की असली आइडेंटिटी को वो दुनिया के सामने ला सकते हैं। वॉल्टर को अब ग्लाइड का वो राज मालूम पड़ चुका था जिसके वजह से उसने एन की हत्या की थी। ग्लाइड एक नाजायज़ औलाद था और अगर यह बात प्रूफ कर दी जाती तो उसकी सारी संपत्ति जो उसके पिता से उसे मिली थी वह जब्त कर ली जाती। एन को दरअसल ग्लाइड का यह राज मालूम ही नहीं था। उसने सिर्फ अपनी माँ को एक बार चिल्लाते हुए सुना था कि वह ग्लाइड का बहुत बड़ा राज जानती है। उसने तो सिर्फ
ग्लाइड से यूं ही कह दिया था कि वह उसका राज सबको बता देगी, लेकिन ग्लाइड यह जान गया कि एन उसका राज जानती है। दरअसल एन की जो माँ थी वो ग्लाइड का यह राज जानती थी। ग्लाइड को जब यह बात मालूम पड़ी कि वह एक नाजायज़ संतान है, उसके माँ पिता की शादी नहीं हुई थी, तब वह एक चर्च में जाता है और वहाँ के दस्तावेज़ बदल देता है। एन की माँ उसी चर्च में काम करती थी और उन दस्तावेज़ों को उसी ने ग्लाइड को सौंपा था, जिसमें उसने नकली हस्ताक्षर बना के अपनी माँ और पिता की शादी को एक लीगल शादी प्रूफ कर दिया था। इसके बदले में उसने एन की माँ को एक सोने की घड़ी और एक मोटी रकम दी थी। जब ग्लाइड को यह मालूम पड़ता है कि मिस्टर वॉल्टर भी अब उसका राज जान गए हैं, तब वह जल्दी से वापस उसी चर्च में जाता है। वह सोचता है कि वह वो सारे दस्तावेज जला देगा, फिर किसी तरह उसे झुटलाया नहीं जा सकेगा। ग्लाइड उन दस्तावेज़ों को जलाने में सफल भी हो जाता है, लेकिन तभी चर्च में आग भड़क जाती है और ग्लाइड भी उसमें जल के मर जाता है। ग्लाइड की मृत्यु के बाद वॉल्टर को यह बात सताती है कि अब वह या कैसे इस बात को साबित करेंगे कि लॉरा अभी जिंदा है और लॉरा का सारा पैसा उसे वापस दिलवाएंगे, क्योंकि ग्लाइड के साथ ही वह राज भी चला गया था। तब उन्हें याद आती है ग्लाइड के दोस्त फॉस्को की, जो इस जुर्म में उनका बराबर का भागीदार था। फॉस्को कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिससे पुलिस उसके पीछे पड़ी है। वॉल्टर उन्हें लालच देते हैं कि अगर वह इस राज को लिखित रूप में उन्हें दे देगा तो वो लंदन से बाहर निकलने में उसकी मदद करेंगे। फॉस्को झट से इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वह अपना सारा जुर्म जो उसने ग्लाइड के संग मिल के किया था, जिसमें लॉरा की सच्चाई बताई गई थी, वह लिखित रूप से वॉल्टर को दे देता है। वॉल्टर उसे भागने में मदद भी करना चाहता था, लेकिन तभी कुछ गुंडे आके उसे पकड़ लेते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन लॉरा की सच्चाई अब साबित हो गई थी। जो ग्रेवयार्ड में पत्थर लगा था जिस पे लॉरा का नाम लिखा था, वह पत्थर बदल के अब एन का नाम वहाँ लिख दिया जाता है। ये मिस्टर वॉल्टर को ये बात भी मालूम पड़ती है कि जो लॉरा के पिता थे, उनका एन की माँ के साथ एक नाजायज़ संबंध था और यही वह रीज़न था जिससे एन और लॉरा का चेहरा इतना मिलता था, जो कि दोनों के पिता एक ही थे। और इस तरह कहानी का अंत एक सुखद अंत होता है, जबकि वॉल्टर और लॉरा शादी कर लेते हैं और उनके जो बेटे होते हैं वही लिम्ब्रिज को आगे इनहेरिट करते हैं। इस कहानी के द्वारा विल्की कॉलिंस ने उस समय समाज में व्याप्त कई कमियों को उजागर किया है, जिसमें अगर कोई लड़की अपने पिता या अपने पति से ठीक से बिहेव नहीं करती थी या अपनी बात रखना चाहती थी, तो उसे ऐसे ही मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है, जैसे कि एन के साथ हुआ। एन मेंटली डिस्टर्ब नहीं थी, बस वह बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ से भरी हुई थी, जिसकी वजह से उसे समाज के लिए खतरा मानकर उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।